हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ मैंग के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 5 अप्रैल 2021। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य सरकार की एक अपील खारिज करते हुए अदालत का समय बर्बाद करने के लिए राज्य सरकार पर 20,000 रुपये जुर्माना लगाया है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी दिल्ली। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की एक अपील खारिज करते हुए अदालत का समय बर्बाद करने के लिए राज्य सरकार पर 20,000 रुपये जुर्माना लगाया है। यह अपील विभिन्न पक्षों के एक मामले पर सहमत होने के बाद पटना हाईकोर्ट द्वारा मामले का निस्तारण करने से जुड़ी हुई थी। न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति आर एस रेड्डी ने कहा कि राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय की बेंच के आदेश के खिलाफ पिछले वर्ष सितंबर में सुप्रीम कोर्ट के विशेष अनुमति यानी कि याचिका यानी कि एसएलपी दाखिल की थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बिहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस राज्य सरकार ने महेंद्रगिरी को राज्य के दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी पंजाब। देखिए, उड़ीसा सरकार ने महेंद्रगिरी, जो कि राज्य के दक्षिण हिस्से में स्थित है, को राज्य के दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया है। महेंद्रगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का क्षेत्रफल लगभग 4,70,955 हेक्टेयर है और ये पूर्वी घाट से गजपति एवं गंजम जिलों तक फैला हुआ है। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के मुताबिक पौधों की लगभग 1,358 प्रजातियों के साथ महेंद्रगिरी में मौजूद समृद्ध वनस्पति उड़ीसा की 40% वनस्पतियों का प्रतिनिधित्व करती है। इसके अलावा इस क्षेत्र में जानवरों की 388 प्रजातियां मौजूद है, जिसमें स्तनधारियों की 27 प्रजातियां, पक्षियों की 165 प्रजातियां, सांपों की 23 प्रजातियां, उभयचरों की 15 प्रजातियां, कछुओं की 3 प्रजातियां और छिपकलियों की 19 प्रजातियां शामिल है। 5,569 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व उड़ीसा का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसे जो है मई 1996 को अधिसूचित किया गया था और ये जो है अभी आपका दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व बनेगा उड़ीसा का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी उड़ीसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन से देश में हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस यानी HOIP का 9वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन संपन्न हुआ? ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी तजाकिस्तान, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी उज्बेकिस्तान। देखिए, हाल ही में तजाकिस्तान के दुशानबे में हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस HOIP का 9वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन जो है वो संपन्न हुआ। इसमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लिया। बात करते हैं 9वां हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन के बारे में। तो भारत के विदेश मंत्री ने तजाकिस्तान के दुशानबे में हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस के 9वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपना वक्तव्य दिया। उनके संबोधन के जो महत्वपूर्ण बिंदु थे वो थे कि स्थिर, संप्रभु और शांतिपूर्ण अफगानिस्तान वास्तव में हमारे देश में शांति और प्रगति का आधार है। अफगानिस्तान को आतंकवाद, हिंसक, अतिवाद और ड्रग एवं आपराधिक सिंडिकेट से मुक्त करना एक सामूहिक अनिवार्यता है। इस क्षेत्र में प्रगति के लिए स्थिर अफगानिस्तान का होना अत्यंत आवश्यक है। बात करते हैं हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन के बारे में। तो इसकी स्थापना जो है वो आपका जो है 2 नवंबर 2011 को इस्तांबुल, तुर्की में हुई थी। इसका उद्देश्य अफगानिस्तान को स्थिरता और समृद्धि प्रदान करना है। अफगानिस्तान के सहयोग के लिए स्थापित हार्ट ऑफ एशिया के सदस्य देशों की संख्या जो है वो आपका 14 है। भारत भी इसका एक सदस्य राष्ट्र है। यह जो संगठन है वो क्षेत्रीय देशों के बीच संतुलन साधने तथा आपसी सहयोग बढ़ाने का काम भी करता है। इसमें 17 सहयोगी देश और 12 सहायक और अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी शामिल है। वर्ष 2016 का छठवां जो है हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन भारत के अमृतसर में हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य आतंकवाद को खत्म करना था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी तजाकिस्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
निम्न में से किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोविड-19 वैक्सीन पंजीकृत किया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी भारत। देखिए, रूस ने कोरोना वायरस के खिलाफ जानवरों के लिए दुनिया की पहली वैक्सीन दर्ज कराई है। राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक कृषि नियामक रोसेल खोजनादोर ने बताया कि टीकाकरण के बाद इम्यूनिटी 6 महीने तक रहती है, लेकिन वैक्सीन निर्माता इसका विश्लेषण जारी रखे हुए हैं। कृषि नियामक के उप प्रमुख ने बताया कि जानवरों के लिए वैक्सीन का विकास रोसेल खोजनादोर की एक यूनिट ने किया है और उसका नाम कार्निवेक कोव रखा गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी रूस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने बिल पेमेंट और सब्सक्रिप्शन रिन्यूअल से जुड़े अपने दिशा निर्देशों को लागू करने की समय सीमा कब तक के लिए बढ़ा दी है? ऑप्शन ए 30 जून, ऑप्शन बी 31 जून, ऑप्शन 31 जुलाई, ऑप्शन सी 31 अगस्त, ऑप्शन डी 30 सितंबर। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने बिल पेमेंट और सब्सक्रिप्शन रिन्यूअल से जुड़े अपने दिशा निर्देशों को लागू करने की समय सीमा 6 माह के लिए बढ़ा दी गई है। इसमें बड़ी संख्या में ग्राहकों को राहत मिलेगी। इससे पहले इन दिशा निर्देशों को 1 अप्रैल से लागू होना था। रिजर्व बैंक ने स्टेक होल्डर के लिए नए फ्रेमवर्क पर माइग्रेट करने की समय सीमा को 6 माह के लिए बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 कर दिया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा पहला सैन्य फार्म जो है किस वर्ष स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए 1989, ऑप्शन बी वर्ष 1890, ऑप्शन सी 1880, ऑप्शन डी 1885। देखिए, हाल ही में जो है भारतीय सेना की सैन्य फार्म सेवा को औपचारिक रूप से बंद कर दिया गया है। ज्ञात हो कि देश का जो है पहला सैन्य फार्म जो है वो 1889 में इलाहाबाद में, ध्यान रखिएगा, इलाहाबाद वर्तमान का प्रयागराज, वहां पे ब्रिटिश सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। बाद में देश के तमाम हिस्सों में कई सैन्य फार्म स्थापित किए गए, जिनका प्राथमिक उद्देश्य भारतीय सैनिकों के लिए पोषक दूध की आपूर्ति सुनिश्चित करना था। दूध और मक्खन की आपूर्ति के अलावा सैन्य फार्म्स द्वारा भारतीय सेना की पशु परिवहन इकाइयों को घास की आपूर्ति भी की जाती थी। धीरे धीरे सैन्य फार्म की भूमिका दूध उत्पादन से बढ़कर गायों के कृत्रिम गर्भाधान तक विस्तृत हो गई और इस संबंध में पहला अग्रणी कदम वर्ष 1925 में उठाया गया था। सैन्य फार्म्स के कार्यरत सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को रक्षा मंत्रालय के विभिन्न विभागों में नियुक्त कर दिया गया है। आंकड़ों की माने तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय संपूर्ण भारत में जो है वो 130 सैन्य फार्म से 30,000 से अधिक मवेशी मौजूद थे और पिछले एक सदी से अधिक समय से ये सैन्य फार्म अपनी समग्र प्रतिबद्धता के साथ प्रति वर्ष 3.5 करोड़ लीटर दूध और 25,000 मीट्रिक टन चारे की आपूर्ति कर रहे थे, लेकिन अभी जो है सबको बंद कर दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए वर्ष 1889। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बांग्लादेश के राष्ट्रपति बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांतिर अग्रसेना 2021 यानी शांति का फ्रंट रनर में कौन से देश की सेना हिस्सा लेगी? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी भारत। देखिए, बांग्लादेश के राष्ट्रपति बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति अग्रसेना 2021 यानी शांति का फ्रंट रनर में भारतीय सेना हिस्सा लेगी। यह सैन्य अभ्यास बांग्लादेश की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने का प्रतीक है। भारतीय सेना की टुकड़ी में डोगरा रेजिमेंट की एक बटालियन के अधिकारी, जूनियर कमीशन अधिकारी और जवान शामिल है, जो 4 अप्रैल से 12 अप्रैल 2021 तक रॉयल भूटान आर्मी, श्रीलंकाई सेना और बांग्लादेश सेना की टुकड़ी के साथ अभ्यास में भाग लेगी। इस सैन्य अभ्यास के दौरान अमेरिका, ब्रिटेन, तुर्की, सऊदी अरब, कुवैत और सिंगापुर के सैन्य पर्यवेक्षक भी उपस्थित रहेंगे। वर्ष 2021 बांग्लादेश की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ और शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी का प्रतीक है। भारत और बांग्लादेश के निकट संबंधों को प्रतिबिंबित करने और वर्ष 1971 के युद्ध की 50वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए भारत कई कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। 16 दिसंबर 1971
दिसंबर को लगभग 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी की संयुक्त सेना के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था और इसी आत्मसमर्पण से बांग्लादेश के जन्म का मार्ग प्रशस्त हुआ था। ज्ञात हो कि हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री भी बांग्लादेश की यात्रा पर गए थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने हाल ही में कौन से शहर में तीनों सेनाओं के लिए जॉइंट लॉजिस्टिक्स नोड का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी कोलकाता। देखिए, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने हाल ही में मुंबई में तीनों सेनाओं के लिए जॉइंट लॉजिस्टिक्स नोड का उद्घाटन किया है। इससे तीनों सेनाओं के कामकाज में अधिक से अधिक एकीकरण लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। जॉइंट लॉजिस्टिक्स नोड छोटे हथियारों, गोला बारूद, राशन, ईंधन, जनरल स्टोर, सिविल ट्रांसपोर्ट, पुर्जों और इंजीनियरिंग कार्यों में सहयोग के लिए तीनों सेनाओं को एकीकृत लॉजिस्टिक्स कवर प्रदान करेगा। सशस्त्र बलों के सफल संचालन के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें युद्ध के सभी चरणों में यथासंभव लॉजिस्टिक समर्थन प्रदान किया जाए। यह वित्तीय बजट के अलावा मानव शक्ति और संसाधनों के इष्टतम उपयोग को सुनिश्चित करने में भी लाभदायक होगा। साथ ही लॉजिस्टिक क्षेत्र में एकीकरण तीनों सेनाओं और राष्ट्रीय स्तर पर बुनियादी अवसंरचना और लॉजिस्टिक्स में हो रहे सुधारों से लाभ प्राप्त करने में मदद करेगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मुंबई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? ऑप्शन ए 135, ऑप्शन बी 140, ऑप्शन सी 129, ऑप्शन डी 112। देखिए, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच यानी WEF ने ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 जारी किया है। इसमें कुल जो है आपका 156 देशों को शामिल किया गया है और आइसलैंड जो है वो प्रथम स्थान पर है और भारत जो है इसमें 140वें स्थान पर है। बात करें सबसे नीचे वाले पायदान में, उसमें आपका अफगानिस्तान शामिल है। ठीक है, अफगानिस्तान सबसे निचले पायदान पर है। रिपोर्ट में पाकिस्तान को छोड़कर भारत के सभी निकटतम पड़ोसियों ने भारत से बेहतर प्रदर्शन किया है। बांग्ला ने 65, नेपाल ने 106, भूटान ने 130 और श्रीलंका ने 116वें स्थान पर अपना स्थान हासिल किया है। पाकिस्तान की जो रैंक है वो 153 है और इसमें जो है आपका सबसे नीचे पायदान पर है, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, अफगानिस्तान है 153 है। ठीक है, सॉरी 156 नंबर पर है अफगानिस्तान आपका। पिछले वर्षों की तुलना में भारत की रैंक में गिरावट हुई है। गौरतलब है कि 2006 में भारत को इसमें 98 स्थान मिला था जब पहली बार रैंकिंग हुई थी। ठीक है, वही 2020 में भारत की जो रैंकिंग थी वो आपका 112 थी। ठीक है, और उस टाइम जो है और 2021 में है जो ये 140 है, यानी इसमें 28 अंकों का नुकसान हुआ है। ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार आर्थिक भागीदारी और अवसरों में पुरुषों और महिलाओं की समानता प्रदान करने के मामले में 2020 की तुलना में 2021 में 3% की गिरावट आई है। भारत श्रम बल की भागीदारी में 24.8% से 22.3% पर फिसल गया है। इसके अलावा केवल 14.6% महिलाएं भारत में वरिष्ठ प्रबंधकीय पद पर काबिज हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय महिलाओं की कमाई पुरुषों की केवल 20.7% है। बात करते हैं ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के बारे में, तो यो इंडेक्स के बारे में। तो यह जो इंडेक्स है वो लिंग समानता की दिशा में कार्य करता है। यह निम्न 4 क्षेत्रों के विभिन्न देशों में लिंग समानता के आधार पर उनकी प्रगति को मापता है। पहला है राजनीतिक अधिकार, दूसरा आर्थिक भागीदारी और अवसर शिक्षा प्राप्ति, तीसरा स्वास्थ्य और जीवन रक्षा। ठीक है, सॉरी, ये आपका आर्थिक भागीदारी और अवसर दूसरा है, शिक्षा प्राप्ति तीसरा, और चौथा है आपका स्वास्थ्य और जीवन रक्षा। विश्व आर्थिक मंच के बारे में बात करें तो विश्व आर्थिक फोरम स्विट्जरलैंड में स्थित एक गैर लाभकारी संस्था है। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। इसकी स्थापना जो है वो 1971 में नॉट फॉर प्रॉफिट फाउंडेशन के रूप में हुई थी। इसे एक निजी सार्वजनिक सहयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में मान्यता प्राप्त हुई थी। इसका मिशन विश्व के व्यवसाय, राजनीति, शैक्षिक और अन्य क्षेत्रों में अग्रणी लोगों को एक साथ लाकर वैश्विक, क्षेत्रीय और औद्योगिक दिशा तय करना है।
तो आप लोग जो है ये चारों जो पॉइंट है वो लिख लीजिएगा कि किस आधार पर जो है ये रिपोर्ट जारी किया जाता है। स्वास्थ्य और जीवन रक्षा, आर्थिक भागीदारी और अवसर, शिक्षा प्राप्ति और राजनीतिक भागीदारी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 140। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन से राज्य सरकार ने सिंधु दुर्ग के अंबोली में एक मंदिर को जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में घोषित करते हुए एक अधिसूचना जारी की है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी गोवा। देखिए, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने सिंधु दुर्ग के अंबोली में एक मंदिर को जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में घोषित करते हुए यह एक अधिसूचना जारी की है। हाल ही में ठाकरे वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के नेतृत्व में शोधकर्ता के कर्मचारी ने मंदिर के तालाब में सिस्टूरा हिरण्यकेशी मछली की प्रजाति को पाया है। सिस्टूरा हिरण्यकेशी मछली मीठे पानी में पाई जाने वाली प्रजाति है। इसके निवास स्थान को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित करने का निर्णय इसलिए लिया क्योंकि वह एक दुर्लभ प्रजाति है और मछली पकड़ने की गतिविधियों के कारण इसमें विलुप्त होने का खतरा है। महाराष्ट्र में अंबोली नामक स्थान देवी पार्वती के मंदिर और हिरण्यकेशी नदी के उद्गम स्थल के रूप में जाना जाता है। भारत के पश्चिमी घाट क्षेत्र में एक अन्य मंदिर के तालाब में सिस्टूरा हिरण्यकेशी प्रजाति पहले भी पाई गई है। पूरे महाराष्ट्र में कई और क्षेत्रों को भी जैव विविधता विरासत साइटों के रूप में घोषित किया गया है। इसमें जलगांव के लेंडरी खोरी पार्क, पुणे के गणेश खिंड, गढ़चिरौली के अल्लापल्ली और सिंधु दुर्ग की मरिस्टिका दलदली वनस्पति क्षेत्र शामिल है। बात करते हैं जैव विविधता विरासत स्थल के बारे में। तो जैव विविधता विरासत स्थल भारत में जैव विविधता महत्व के अधिसूचित क्षेत्र हैं। भारत के राज्यों की सरकारें 2002 के जैव विविधता अधिनियम की धारा 37 के तहत स्थानीय शाही निकायों के परामर्श से जैव विविधता विरासत स्थलों को अधिसूचित कर सकती है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र। तो ये था आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।